इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। तो ये मान लेते हैं हमारे पास में कोई सर्किट जिसके अंदर प्योर इंडक्टेंस L लगा हुआ है एंड दिस इज सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। हम मान लेते हैं कि लेट E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड EMF थ्रू दिस इंडक्टर। ये हमारे पास में अप्लाइड EMF, राइट। नाउ दिस EMF इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, so this EMF is changing continuously, means current is changing continuously. Now we know that if there is any change in current, then there is induced EMF in this inductor and this induced EMF will oppose the flow of current. So हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो induced EMF आएगी and this applied EMF both are opposite in direction. अगर हम ये कहते हैं कि इस कंडक्टर में हमें करंट के फ्लो को कंटिन्यूसली मेंटेन रखना है, देन इंड्यूस्ड EMF वी नो दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इफ L इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर दिस इंडक्टर देन इट विल बी इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी। दिस इज इंड्यूस्ड EMF। और करंट के फ्लो को यदि हमें इसमें इंडक्टर में कंटिन्यूस रखना है देन अप्लाइड EMF एंड इंड्यूस्ड EMF मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। सो वी कैन से दैट E इक्वल्स टू दिस E इक्वल्स टू माइनस E एंड E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी। सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। देखो E की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस L डी आई बाई डी टी minus L di by dt. So we can say that it will be equal to L di by dt, right? But this E is equal to E naught sin omega t. So from here we can write L di by dt is equal to E naught sin omega t or di by dt is equal to E नोट बाई L साइन ओमेगा टी। और यहाँ से यदि हम डी आई निकालते हैं देन डी आई विल बी इक्वल टू E नोट बाई L साइन ओमेगा टी। डी टी को हम यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं। सो हमारे पास में डी आई क्या आता है, डी आई इज इक्वल टू E नोट बाई L साइन ओमेगा टी डी टी। di is small change in current. if we find total change in current तो क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग दिस देन इंटीग्रेशन ऑफ di विल बी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E नोट बाई L साइन ओमेगा टी डी टी। कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास में E नोट बाई L इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा साइन ओमेगा टी डी टी एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कोस ओमेगा टी। माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, राइट। सो हमारे पास में यहाँ से करंट की जो फॉर्म आएगी इसको हम यहाँ ले आते हैं। I विल बी इक्वल टू माइनस E नोट अपॉन ओमेगा L माइनस E नोट अपॉन ओमेगा L। देखो ये रहा ओमेगा L और क्या रह गया हमारे पास में कोस ओमेगा टी। बट अब हमें करंट और वोल्टेज को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो करंट है ये हमें किस फॉर्म में चाहिए, जैसे वोल्टेज यहाँ पर साइन की फॉर्म में, ऐसे इसको हम साइन की फॉर्म में लाना चाहते हैं। देन वी नो दैट साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज कोस थीटा। सो इफ वी यूज दिस रिजल्ट, सो ये वाला जो रिजल्ट है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज कोस थीटा, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू माइनस E नोट अपॉन ओमेगा L। कोस ओमेगा टी को हम
रिप्लेस कर सकते हैं किसके द्वारा, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी वापस क्या होगा, कोस ओमेगा टी। नाउ आई इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस है इसको अंदर ले चलते हैं। वी नो दैट माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो माइनस अंदर आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, जब माइनस को हम अंदर लाएंगे तो ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, देन दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, राइट। दिस इज हमारे पास में दिस इज द फॉर्म ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट इस फॉर्म में आ गया। और ये क्या थी, अप्लाइड ईएमएफ, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। नाउ वी नो दैट दिस करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, मतलब ये करंट आई की जो वैल्यू है वो साइन के अकॉर्डिंग आती है। नाउ करंट मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ से साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एंड वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। सो यहाँ से अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, तो यहाँ पर यदि हम साइन ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो करंट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम। सो एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज रिटन बाय आई नोट। अगर ये 1 हो गया तो आई क्या बन गया, आई नोट किसके बराबर बचेगा, ई नोट अपॉन ओमेगा एल। दिस इज द फॉर्म ऑफ करंट। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। हमारे पास में करंट की जो फॉर्म आती है, मैक्सिमम करंट आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ओमेगा एल, राइट। करंट की ये जो फॉर्म है, अगर इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं सेकंड में, तो जो सेकंड जो हमारा रिजल्ट है करंट के लिए जो फॉर्म आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई इज इक्वल टू आई नोट, इसको आई नोट से रिप्लेस कर देंगे, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सो फाइनली हमारे पास में करंट और वोल्टेज के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए वो ये आ जाते हैं हमारे पास में। दिस इज अप्लाइड ईएमएफ, ये तो हम लेकर चले हैं। और यहाँ पर हमने करंट की फॉर्म क्या निकाल ली है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सो देखो यहाँ से अगर हम सेम टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे वोल्टेज और करंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वी नो दैट साइन के साथ में ये जो आर्गुमेंट लगा होता है इस एंगल को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। सो वोल्टेज के लिए फेज क्या है, ओमेगा टी। करंट के लिए फेज क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इट मीन्स देर इज फेज डिफरेंस। सो हमारे पास में क्या आ गया, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द इंडक्टिव सर्किट। एंड ये जो हमने सर्किट ले रखा है ये कौन सा है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। और इंडक्टिव सर्किट में क्या आ गया, फेज डिफरेंस कितने का आया, देखो यहाँ से क्लियर है, हेयर इज फेज ओमेगा टी, यहाँ पर फेज क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सो फेज डिफरेंस कितने का आया यहाँ पर, पाई बाई टू, राइट। अब देखो हम देखते हैं कि फेज डिफरेंस में किस प्रकार से, यहाँ पर फेज ओमेगा टी है वोल्टेज के लिए, तो करंट के लिए क्या है माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब करंट वोल्टेज से पीछे है, फेज में कितना पीछे है, पाई बाई टू। सो वी कैन से दैट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड, मतलब करंट वोल्टेज से पीछे है, कितना पीछे फेज में, पाई बाई टू से। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, राइट। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। पाई बाई टू का जो मतलब क्या हुआ, वी नो दैट यदि हम एक कंप्लीट पीरियड की बात करते हैं, फॉर वन कंप्लीट पीरियड या वन कंप्लीट वेव, फेज कितने का होता है,
2 पाई का, राइट। अगर हम देखो इसको वैसे समझते हैं कि ये हमारे पास में कोई एक वेव है, एयर इज 0, तो यहाँ पर फेज कितने का होता है 2 पाई का। दिस इज वन कंप्लीट वेव, राइट। सो और अगर हम यहाँ से टाइम पीरियड 0 से t मान लेते हैं, राइट। टाइम पीरियड t में फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक 2 पाई का, राइट। पाई बाई 2 कब होगा फेज डिफरेंस? यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जब t बाई 2 होगा, t का आधा टाइम पीरियड कितना होगा t बाई 2 यहाँ होगा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा पाई का। और यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना क्रिएट होगा पाई बाई 4 का यहाँ पर, राइट। सो इसको अब हम वी विल क्लियर इट विद द हेल्प ऑफ वेव डायग्राम। यदि हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, इसके लिए वेव डायग्राम प्लॉट करेंगे, देन इट विल बी लाइक दिस, E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द वेव डायग्राम फॉर अल्टरनेटिंग EMF, राइट। ये तो आ जाएगा E के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि करंट के लिए, यहाँ पर यदि हम करंट में वेरिएशन शो करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस वाले सर्किट में देखा था, वहाँ पर क्या था, मैक्सिमा और मिनिमा प्योर रेजिस्टर में सेम टाइम पे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं था। यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 2 का। सो व्हाट विल बी द वेव डायग्राम फॉर करंट। तो देखो यदि हम इन दोनों में, इनको हम आसानी से समझने के लिए इस प्रकार से समझते हैं, E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, दिस टी इज एनी टाइम। दोनों में टाइम की सेम वैल्यू पुट करके करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकाल के देखते हैं हम, राइट। आई क्या हमारे पास में, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यदि दोनों में हम t की वैल्यू को, सपोज इफ यू पुट t इज इक्वल टू 0, इसमें t की वैल्यू 0 पुट करोगे, देन इट विल बी साइन ओमेगा, t की जगह 0 पुट करेंगे साइन 0, इट मीन्स वैल्यू ऑफ a इज 0। यहाँ पुट करके देखो, i इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा t, t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, i इज इक्वल टू आई नोट साइन 0 माइनस पाई बाई 2, दैट इज माइनस आई नोट साइन पाई बाई 2। और ये कहते हैं कि I इज इक्वल टू माइनस आई नोट। इट मीन्स व्हेन वोल्टेज इज 0, राइट। देखो व्हेन वोल्टेज इज 0, करंट इज मैक्सिमम इन नेगेटिव। सो अगर हम ये कहते हैं कि सपोज यहाँ पर करंट की नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम है माइनस आई नोट, सो टाइम t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना है 0, करंट किस में होगा नेगेटिव में मैक्सिमम। या यूँ कहते हैं कि देखो यहाँ पर जब वोल्टेज 0 है, करंट किस में है माइनस में, इसका मतलब वोल्टेज आगे है करंट पीछे है, कितना पीछे है पाई बाई 2 से। व्हेन टाइम t इक्वल टू, हम कितना पुट करेंगे इसमें, देखो यहाँ पर टाइम कितना होता है 0, राइट। यहाँ यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू t बाई 4। यहाँ टाइम कितना होता है t बाई 2, ये टाइम कितना होता है 3t बाई 4, एंड दिस इज कंप्लीट टाइम पीरियड t। यदि यहाँ पर हम टाइम t की जगह t बाई 4 पुट करोगे, देन इन दोनों में t बाई 4 पुट करोगे, देन दिस विल बी इक्वल टू, देखो साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 पाई बाई टी, और t की जगह क्या पुट करेंगे t बाई 4। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा पाई बाई 2, दिस विल बी साइन पाई बाई 2, एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, सो e विल बी इक्वल्स टू e नोट। इसका मतलब t बाई 4 पे जो हमारा वोल्टेज है ये तो कितना हो गया मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF किसके बराबर है E नोट के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर यदि t की जगह आप t बाई 4 पुट करके देखोगे इसमें, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो यदि अब हम ग्राफ प्लॉट करें दोनों के बीच में, तो हमारा ये जो ग्राफ है, या यूँ कहते हैं देखो जब वोल्टेज 0,
करंट माइनस में। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट कितना होगा, 0। और इनके बीच में जो वेरिएशन आएंगी, वेव डायग्राम यदि हम प्लॉट करेंगे तो वेव डायग्राम विल बी लाइक दिस। सो दिस रेड कर्व रिप्रेजेंट्स alternating current and this black curve represents alternating voltage, right? अब यहाँ से क्लियर है कि इन दोनों के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा सेम टाइम पे नहीं आते। ये फेज डिफरेंस का मतलब है। जब वोल्टेज 0 है करंट माइनस में मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया प्लस में करंट 0 है, जब वोल्टेज 0 हो गया करंट मैक्सिमम है, जब वोल्टेज माइनस में मैक्सिमम हो गया करंट 0 है। सो इट मीन्स maxima and minima do not occur at the same time. There is a phase difference of pi by 2, right? या यूँ कहते हैं कि 1/4 ऑफ ए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के 1/4 का इनके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ये तो क्या आ गया इनके लिए, वेव डायग्राम। दिस इज वेव डायग्राम। नाउ वी विल प्लॉट फेजर डायग्राम। जैसा आप याद कीजिए हमने पहले प्लॉट किया था फेजर रेजिस्टेंस के लिए। फेजर आप याद कीजिए क्या होता है फेजर। फेजर क्या होता है, फेजर एक प्रकार का रोटेटिंग वेक्टर होता है, जो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो साइनसॉइडली वेरी करती है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच वेरीज अकॉर्डिंग टू साइन वेव, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेजर यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम फेजर डायग्राम प्लॉट करते हैं करंट और वोल्टेज के लिए। लेट मान लेते हैं ये जो हमारा फेजर ओ ए है, suppose this phasor represents maximum value of voltage E naught, right? बट जो हमारा अल्टरनेटिंग EMF है इसके लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, देन ये जो एंगल बनाएगा दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, राइट। दिस इज द फेज फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। नाउ ये तो हो गया फेजर किसके लिए, वोल्टेज के लिए। अब करंट के लिए फेजर यदि हम ड्रा करें तो यहाँ से क्लियर है कि देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 बट करंट इज बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। इस वोल्टेज से कितना पीछे है, पाई बाई 2 से। सो यदि मैं यहाँ से फेजर के लिए करंट के लिए फेजर ड्रा करता हूँ, देन दिस विल बी द फेजर। और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, दिस मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज करंट इज 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज। सो देन दिस फेजर OB विल रिप्रेजेंट I नोट, राइट। और इनका जो प्रोजेक्शन है किसी भी टाइम पे यदि हम इनका प्रोजेक्शन ड्रा कर देंगे, देन वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ दिस फेजर, इसका प्रोजेक्शन क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस EMF। इसका प्रोजेक्शन ड्रा कर दोगे देन इट्स प्रोजेक्शन विल गिव इंस्टेंटेनियस करंट। इसका प्रोजेक्शन यहाँ से यदि हम ड्रा कर देंगे तो वो क्या बताएगा हमें, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। दिस इज द फेजर डायग्राम बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर इंडक्टेंस ओनली। नाउ वी विल डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे, उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी द अपोजिशन टू करंट बाय दिस इंडक्टर। ये जो इंडक्टर करंट को कितना अपोज करेगा, वी नो दैट अपोजिशन टू करंट इज गिवन बाय द रिलेशन V अपॉन I, राइट। वोल्टेज अपॉन करंट इज अपोजिशन टू करंट, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, राइट। बट वी नो दैट इंडक्टर इज ए प्योर कॉपर वायर, सो इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास में वोल्टेज अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट को क्या कहते हैं, अपोजिशन टू करंट। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो रिजल्ट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज। नाउ इसको यदि हम यहाँ लिखते हैं, I नोट इज इक्वल टू I नोट इज इक्वल टू E नोट अपॉन ओमेगा L, राइट। और यहाँ से यदि हम बात करें इस रिजल्ट को मैं लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू V अपॉन R, राइट। V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। तो यहाँ पर भी देखो ये जो फॉर्म है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। इट मीन्स ये जो ओमेगा L है
दिस मस्ट बी इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस बिहेव करता है उसी प्रकार से ये जो ओमेगा एल है ये क्या होगा अब अपोजिशन टू करंट फॉर इंडक्टर। सो इंडक्टर के केस में करंट के लिए जो अपोजिशन होगा वो कौन सा फैक्टर आया हमारा ओमेगा एल। सो वी कैन से दैट दिस ओमेगा एल बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, या यूँ कह दें कि अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। इस केस में इंडक्टर के केस में अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट is shown by the factor। कौन सा फैक्टर है दिस ओमेगा एल। ये फैक्टर शो करता है अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, एंड दिस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल के द्वारा। जैसे हम रजिस्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसी प्रकार से जो इंडक्टर है, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एल, एंड दिस इज गिवन बाय ओमेगा एल। दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ये जो फैक्टर है इसका नाम हमने रख दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। सो फाइनली हमारे पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल एक्स एल इज इक्वल टू क्या आ गया ओमेगा एल, बट वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, वेर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स। न्यू यहाँ पर क्या है, ये जो सोर्स है हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। इसमें जो पर सेकंड कितनी साइकिल बनती है उसको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे इंडिया में जो एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। नाउ दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी, राइट। सो देखो यहाँ से ये जो अल्टरनेटिंग करंट है फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है। यदि फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होगी मीन्स ये जो अपोजिशन है करंट को वो क्या होगा काफ़ी कम होगा, करंट विल बी मोर। इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई करंट विल बी लेस। सो एल इज कांस्टेंट। इफ वी हैव मेड ए इंडक्टर, यदि हम कोई इंडक्टर बना लेते हैं तो एल तो क्या है कांस्टेंट। आप याद कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में एल क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन दिस ओमेगा, और ये दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। एक्स एल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। अब देखो इसका हम और एग्जांपल लेते हैं कि 4 DC। यदि हम DC के केस में बात करते हैं तो वी नो दैट DC इज कांस्टेंट, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। DC के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, राइट। न्यू इज इक्वल टू 0। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा 0। इट मीन्स ये जो इंडक्टर है इट डज नॉट अपोज DC, राइट। इंडक्टर कैन नॉट रेड्यूस DC, इंडक्टर कैन नॉट रेड्यूस DC, इंडक्टर DC को रेड्यूस नहीं करता है। बट फॉर AC यदि हम बात करते हैं बट फॉर AC के केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है फाइनाइट होती है। इसका मतलब इंडक्टर विल हैव सम फाइनाइट रिएक्टेंस फॉर अल्टरनेटिंग सोर्स। नाउ इफ वी डिस्कस द units of inductive reactance, then we know that inductive reactance XL is equal to ओमेगा एल। ओमेगा क्या है फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी के लिए जो यूनिट होती है दैट इज पर सेकंड, या यूँ कहते हैं कि 1/सेकंड इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट आप याद कीजिए। हमने इसकी यूनिट क्या निकाली थी वोल्टेज सेकंड अपॉन एम्पियर। सो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन एम्पियर क्या होता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो यूनिट होंगी वो क्या होगी ओम। सो वी कैन से दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वलेंट टू रेजिस्टेंस। इसकी जो फाइनली जो यूनिट निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू ओम। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस acts like resistance of the inductor. This was the article. Thanks and keep on watching.